हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। और अब हम देखते हैं हमारे हीरो ओलिवर को। ओलिवर ने अभी अभी कीबली मैजिक एकेडमी में नया एडमिशन लिया है। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन जब वो एकेडमी की तरफ जा रहा होता है, एक मैजिकल फूल उसे बताता है कि वो काफी घबराया हुआ लग रहा है। लगता है उसे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, चाहे उसका फ्यूचर कितना भी टेरिफाइंग क्यों ना हो। ओलिवर सोचता है, क्या ये फूल हर नए स्टूडेंट से ऐसी बात करता है? तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने भयानक भविष्य को लेकर काफी परेशान होती है। एक और स्टूडेंट उन्हें समझाता है कि मैजिकल प्लांट्स जमीन में से मैजिकल पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं और नए स्टूडेंट्स को डराते हैं। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम केटी है। केटी ये सुनकर थोड़ा रिलीव होती है और कहती है कि उसे मैजिकल प्लांट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मैजिकल क्रिएचर्स उसे बहुत पसंद है। मिशेला एक और स्टूडेंट्स को वार्न करती है कि ध्यान से चले। उसका पैर लगभग एक मैजिकल फ्लावर पर पड़ गया था। फूल यहाँ पर गुस्से में आकर एक और स्टूडेंट नानाओ के पास चला जाता है, जिसके अजीबो गरीब कपड़े सबको हैरान कर देते हैं। सब लोग गेस करते हैं कि शायद वो एक समुराई फैमिली से है। एकेडमी पहुंचने पर गाय नाम का एक लड़का मैजिकल क्रिएचर्स की परेड देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो एक ड्रैगन देखता है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा, और लीवर बताता है कि वो एक फफर है। गाय नोटिस करता है कि केटी उतनी खुश नहीं लग रही है, जबकि उसे तो मैजिकल क्रिएचर्स पसंद है। केटी बताती है कि परेड में एक ट्रोल मैजिकल मॉन्स्टर भी मार्च कर रहा है, जो बहुत ही काइंड क्रिएचर है और उसके साथ अनफेयर हो रहा है। और इसी बात पर गाय और केटी दोनों ट्रोल के नेचर पर डिबेट करने लगते हैं, लेकिन पेटे नाम का एक और स्टूडेंट उन्हें शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ओलिवर सजेस्ट करता है कि बाद में बात करें जब सब एक दूसरे का नाम जान लेंगे। केटी थोड़ी हेजिटेंट होती है, लेकिन अपना इंट्रो देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी भीड़ में से एक स्टूडेंट केटी पर मैजिक कर देता है, जिससे उसके पैर खुद ब खुद चलने लगते हैं और वो ट्रोल की तरफ दौड़ जाती है। साथ ही वो ट्रोल भी खुद को आजाद करने के लिए वहाँ से भागने का ट्राई करता है और केटी भी उसकी तरफ आती जा रही होती है। सब केटी को रोकने के लिए उसके पीछे भाग पड़ते हैं और वहीं दो डॉग्स ट्रोल पर अटैक करते हैं, लेकिन ट्रोल इजीली उन्हें हरा देता है। जैसे ही केटी ट्रोल के पास पहुंचती है, उसके ऊपर एक मैजिक टूट जाता है, लेकिन तब तक ट्रोल केटी पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी नानाओ चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहता है। केटी मूव नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए नानाओ फाइट के लिए रेडी हो जाती है। मिशेला ट्रोल का ध्यान भटकाने के लिए मैजिक यूज करती है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें। तभी ओलिवर सजेस्ट करता है कि ट्रोल पर हवा वाला जादू चलाया जाए। सब लोग एग्री करते हैं और चांट करते हैं, आई पेटस, आई पेटस। एक जबरदस्त शोर होता है, ड्रैगन की रोर जैसा। ट्रोल ड्रैगन की आवाज से कंफ्यूज हो जाता है और ड्रैगन की तलाश में मुड़ जाता है। नानाओ इस मौके का फायदा उठाकर हवा में जंप करती है और हम देखते हैं कि उसके बाल सफेद हो जाते हैं। और फिर वो अपनी कटाना से ट्रोल के सिर पर अटैक करती है, जिससे ट्रोल वहीं पर बेहोश हो जाता है। ओलिवर नोटिस करता है कि नानाओ के बाल फिर से नॉर्मल हो गए हैं और यहाँ नानाओ भी सबको उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एंट्रेंस सेरेमनी पर। एंट्रेंस सेरेमनी के पहले ओलिवर को पता चलता है कि नानाओ के पास कोई प्लान ही नहीं था और उसने बिना कुछ सोचे डायरेक्ट उस ट्रोल पर हमला कर दिया था। नानाओ बताती है कि उसकी कटाना भी ब्लंट थी। ओलिवर उसे समझ नहीं पाता, लेकिन याद करता है कि उसके बाल सफेद हुए थे, जो कि एक पावरफुल मजिशियन की निशानी है। वो सोचता है कि नानाओ जरूर एक दिन एक ग्रेट मजिशियन बन सकती है। तभी वहाँ का एक टीचर लूथर सबको चुप होने के लिए कहता है और हेड मिस्ट्रेस को स्टेज पर इनवाइट करता है। हेड मिस्ट्रेस इमरल्ड टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर आती है। परेड में हुई इंसिडेंट के लिए वो सबसे माफी भी मांगती है और बताती है कि ट्रोल को पकड़ लिया गया है और उसे सभी से दूर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। इमरल्ड आगे बताती है कि यह एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट 7 साल तक मैजिक सीखेंगे। यहाँ 2 चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फ्रीडम और कॉन्सिक्वेंसेस। और सिर्फ 80% ही स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेजुएशन कर पाते हैं। बाकी 20% मैजिक से कंट्रोल खो देते हैं और या तो खुद पागल हो जाते हैं या एकेडमी छोड़कर भाग जाते हैं। आगे फिर वो स्टूडेंट से पूछती है
कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जिस पर यहाँ पर नानाओ 3 इडियट के रेंचो की तरह बोलती है कि हेड मिस्ट्रेस, क्या आपके सर में कुछ दर्द वगैरह कुछ है क्या? और अगर सर में दर्द हो तो एक ऐसा स्पेशल स्पॉट होता है जिसको अगर हम धीरे धीरे रब करते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है। एमेराल्ड थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्वेश्चन है या फिर एडवाइस, जिस पर नानाओ बताती है कि उसे एमेराल्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि एमेराल्ड पेन में है और ये सिर्फ एक सजेशन था, मगर एमेराल्ड उसे इग्नोर कर देती है और सेरेमनी कंटिन्यू करती है। अगले ही पल वो एक स्पेल चांट करती है जिससे सब स्टूडेंट्स हवा में फ्लोट करते हैं और वेलकम हॉल में पहुंच जाते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स भी सेरेमनी में शामिल होते हैं ताकि वो भी नए स्टूडेंट्स का पहला इंटरेक्शन करके कुछ स्पेशल सीक्रेट स्टोरीज और सरप्राइजेस और कुछ सीनियर एडवाइस दे सके। वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा ओलिवर और पहले के 5 और नए स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पर मिशेला सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसमें वो बताती है कि वो मैकफर्ल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, एक प्रेस्टिजियस और प्राउड ट्राइब जो एंशिएंट टाइम से लेगलैंड में रहता हुआ आया है। गाय यहाँ पर गेस करता है तुम मैकफर्लिन हो, है ना? और थोड़ा टीजिंग टोन में पूछता है क्या तुम्हारे फैमिली पर कोई कर्स है? तुम्हारे यहाँ पर सबके बाल कर्ली क्यों होते हैं? लेकिन यहाँ पर मिशेला बिल्कुल भी टीज नहीं होती है। वो स्माइल करते हुए बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी फैमिली का एक सिंबल है, एक ट्रेडिशन। फिर केटी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो फनलैंड से है और उसे मैजिकल क्रिएचर बहुत पसंद है। वो सबको थैंक्स कहती है कि उसे ट्रोल वाले इंसिडेंट से बचाने के लिए। वही गाय बताता है कि वो एक मैजिकल फार्मर फैमिली से है जिसे मैजिकल प्लांट के बारे में काफी कुछ जानकारी है। अब पेटे की बारी होती है। पेटे थोड़ा ऑकवर्डली कहता है कि मेरे पेरेंट्स तो मैजिशियन नहीं है और हमारी फैमिली का कोई लॉन्ग हिस्ट्री भी नहीं है। मिशेला को यहाँ पर रियलाइज होता है कि पेटे एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन ले चुका है जो कि काफी टफ एग्जाम होता है। यहाँ पर ओलिवर नोटिस करता है कि पेटे जो बुक पढ़ रहा है वो उसने भी कई बार पढ़ी है। पेटे एक्साइटेड हो जाता है ये सुनकर और दोनों एक दूसरे से बुक के बारे में कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। खैर अब ओलिवर अपने बारे में बताता है कि उसकी फैमिली मैजिकल है और उसके कजिन्स किम्बर्ली मैजिक एकेडमी में सीनियर स्टूडेंट है और ओलिवर यहाँ पर मैजिक को ट्रांसफॉर्म करने में एक्सपर्ट है। फाइनली नानाओ अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो यामास के एक समुराई फैमिली से बिलोंग करती है। एक वॉर में वो मरने ही वाली थी लेकिन एक पासिंग मैजिशियन ने उसे बचाया। उस मैजिशियन ने अपना नाम मैकफर्ल बताया था और नानाओ को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहा था। मैकफर्ल ये सुनकर मिशेला गेस करती है शायद वो आदमी मेरे पापा होंगे जो कि किम्बर्ली में पार्ट टाइम लेक्चरर है। लेकिन वो हैरान होती है कि उन्होंने इतनी दूर तक ट्रेवल किया एक स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। पेटे बताता है कि उसने भी एक नॉर्मल स्लॉट में एडमिशन लिया है लेकिन नानाओ कहती है कि मैंने तो कोई एग्जाम नहीं दिया। मिशेला क्लेरिफाई करती है कि हर टीचर एक स्टूडेंट की रिकमेंडेशन दे सकता है। शायद नानाओ के केस में उसके पापा ने रिकमेंडेशन दिया हो, इसीलिए नानाओ यहाँ पर एक स्पेशल स्टूडेंट है। सभी लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। यहाँ नानाओ पूरा रोस्टेड बीफ खाने के मूड में होती है तो सब डिसाइड करते हैं कि उसे टेबल मैनर्स सिखाए। ओलिवर मीट कट करता है और सबको सर्व करता है और वो सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और भरपूर एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर और पेटे रूममेट्स बन जाते हैं जहाँ पेटे काफी शाय और अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। अगली सुबह ओलिवर जल्दी उठ जाता है और एकेडमी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर एक वॉइस आती है, तुम इतनी सुबह बाहर क्यों आए हो? यहाँ ओलिवर को पता चलता है कि ये तो एक सीक्रेट एजेंट जो कि ग्वेन यानी कि उसकी कजिन ने भेजी है और उसका काम है ओलिवर पर नजर रखना जब तक कि वो एकेडमी के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो जाता। ओलिवर उसका नाम पूछता है और वो बताती है टेरेसा कैर्टी, मगर ओलिवर बताता है कि अगर कैर्टी को उसका बॉडीगार्ड बनना है ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस थोड़ा छुप कर रहे और बाकियों की नजर में न आए। जिस पर कैर्टी बताता है कि इस काम में तो वो एक्सपर्ट है। अब ओलिवर एकेडमी को एक्सप्लोर करने लगता है, आगे बढ़ता है
जहाँ पर अचानक उसकी नजर नानाओ पर पड़ती है। वो नानाओ को फाउंटेन में नहाते हुए देखता है। उसे ये देखकर काफी शर्म आती है, इसीलिए वो तुरंत मैजिक से कर्टेन बनाता है फाउंटेन के अराउंड और जाकर फिर वो नानाओ को डांटता है कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर देख सकता है, ऐसा खुले में मत नहाओ। नानाओ कामली कहती है कि मेरे लास्ट बैटल के दौरान मेरी बॉडी पर खून के दाग लग गए थे, मैं बस उन्हें साफ कर रही हूँ। ओलिवर कहता है कि जल्दी करो, लेकिन नानाओ रियलाइज करती है कि उसके पास ड्राई होने के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए फिर ओलिवर उसे अपना कोट दे देता है और यहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि नानाओ कितनी अजीब और इनोसेंट है, लेकिन साथ ही उसमें एक ग्रेट मैजिशियन बनने की पूरी पोटेंशियल है। कुछ घंटों बाद क्लास शुरू होने के बाद सुबह सुबह सब नए स्टूडेंट्स डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां ओलिवर और उसके नए दोस्त ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गाय आता है और कहता है, सॉरी गाइस, मैं ज्यादा ही सो गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। पेटे यहाँ पर थोड़ा इम्पेशेंट होता है, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो, पूरा दिन क्लासेस से भरा हुआ है। नानाओ भी यहाँ पर एक्साइटेड होती है मैजिक क्लासेस के लिए। वो सोच रही होती है कि आज क्या नया सीखने को मिलेगा। इसके बाद वो सभी लोग जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद क्लासेस के लिए जाते हैं। उनकी पहली क्लास होती है प्रोफेसर लूथर गार्ड की, जो कि एक स्पोर्ट्समैनशिप के मास्टर हैं। वो सब स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम जानते हो स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? पेटे यहाँ पर कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है, ये तलवार से लड़ने की टेक्निक होती है। 400 साल पहले एक फेमस मैजिशियन विल्फ बेडरवेल एक नॉन मैजिकल वॉरियर से हार गया था। तभी से मैजिशियन ने क्लोज कॉम्बैट के लिए स्वॉर्ड का यूज करना शुरू किया है। लूथर ये सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा बेटे। फिर वो दो स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए कहते हैं जो पहले से स्वॉर्ड फाइटिंग जानते हो। नानाओ तो तुरंत हाथ उठा लेती है। लूथर ने उसके बारे में सुना है, लेकिन क्यूरियस होते हैं कि क्या वो सच में स्वॉर्ड यूज कर सकती है। अगला स्टूडेंट जो कि इस डुएल के लिए रेडी होता है, उसका नाम था रिचर्ड एंड्रयूज। उसकी आवाज से लगता है कि उसमें काफी घमंड और एटीट्यूड है। वो भी फाइट में पार्ट लेना चाहता है। उसने सुना है कि नानाओ ने एक ट्रोल को सिर्फ तलवार से हरा दिया था। वो देखना चाहता था कि वो कैसे लड़ती है। ओलिवर को लगता है कि रिचर्ड नानाओ की इन एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मैंने भी ट्रोल के अगेंस्ट नानाओ के साथ फाइट किया था, ओलिवर कहता है। ओलिवर को याद आता है कि जब ट्रोल ने अटैक किया था, रिचर्ड वहाँ पर था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रिचर्ड कहता है, अच्छा ये बात है, तो क्यों ना हम ये डिसाइड करने का मौका प्रोफेसर को ही दे दे। तभी मिशेला रिचर्ड को चैलेंज करती है, अगर तुम मुझे हरा पाए तो सब तुमसे और इम्प्रेस होंगे। तो यहाँ पर फिर लूथर अनाउंस करते हैं, तो ठीक है, फिर आज 2 डुएल होंगे और वो होंगे ओलिवर वर्सेस नानाओ और दूसरा होगा रिचर्ड वर्सेस मिशेला। पहला डुएल होता है ओलिवर और नानाओ का। लूथर उनकी स्वॉर्ड पर एंटी लेथल मैजिक कास्ट कर देते हैं ताकि कोई इंजर्ड ना हो। फाइट तब खत्म होगी जब किसी का स्ट्राइक किसी के हेड पर या चेस्ट पर लग जाए। ओलिवर डिसाइड करता है कि वो मैजिक यूज नहीं करेगा और इजीली हार जाएगा, लेकिन उसे याद आता है कि नानाओ समुराई टेक्निक यूज करती है। नानाओ यहाँ पर इनोसेंट कलर टेक्निक से अटैक करती है, एक डिसेप्टिव मूव। ओलिवर बेयरली मैजिक से उससे बच पाता है। फाइट के दौरान ओलिवर को रियलाइज होता है कि नानाओ सच में बहुत स्किल्ड है, शायद उसने वॉर में लोगों की जान भी ली हो। नानाओ को लगता है ओलिवर सीरियसली फाइट नहीं कर रहा है और इसीलिए वो इमोशनल हो जाती है। वो तो रो ही पड़ती है और नानाओ ओलिवर से रोते हुए बोलती है कि अगर ओलिवर नानाओ की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करता है तो प्लीज ओलिवर नानाओ के साथ अपने फुल पोटेंशियल से अटैक करे। ओलिवर डिसाइड करता है कि अब वो सीरियस होगा और यहीं पर हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट। मगर जैसे जैसे ये डुएल आगे बढ़ता जा रहा था, दोनों के दोनों सीरियस होते जा रहे थे और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां दोनों इतने सीरियस हो जाते हैं जैसे कि ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं बल्कि मारो या मरो वाला कंपटीशन चल रहा हो। लेकिन तभी लूथर उन दोनों को रोक देते हैं, मैंने तुमसे एक दूसरे को मारने के लिए नहीं कहा था और तुम दोनों ने तो अनजाने में अपनी स्वॉर्ड से एंटी लीथल स्पेल को भी तोड़ दिया था। तभी मिशेला रिचर्ड से पूछती है
कि क्या तुम नानाओं के सब अटैक को रोक सकते हो। और फिर वो लूथर से डिसाइड करती है कि उनका डुअल तो कैंसिल ही कर दिया जाए। रिचर्ड भी एग्री करता है और लूथर उनका मैच कैंसिल कर देता है। खैर फिर मैच खत्म होने के बाद नानाओं ओलिवर के पास आती है और कहती है, मुझे आज तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत मजा आया, लेकिन अफसोस है कि हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या हम फिर से फाइट कर सकते हैं? लेकिन इस पर ओलिवर मुस्कुराता है, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम फिर से लड़े तो वही कंडीशन क्रिएट होगी, मारो या मरो वाली। और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट क्लास स्लजी मैजिक की होती है, जो कि प्रोफेसर फ्रांसिस गिलक्रिस्ट की होती है। वो सबको बताती है कि तुम्हें तलवार की ही नहीं, सिर्फ मैजिकल वॉन्ड की जरूरत है। अगर तुम अपने आप को मैजिशियन कहते हो तो प्रॉब्लम सिर्फ मैजिक से सॉल्व होनी चाहिए। गाय फ्रांसिस के लेक्चर से थक जाता है और सोचता है कि अगर ये क्लास इतनी टफ है तो बाकी क्लासेस कितनी मुश्किल होगी। तभी अगली क्लास होती है मैजिकल क्रिएचर बायोलॉजी और सब स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड होते हैं। प्रोफेसर वेनेसा एल्डिस क्लास में आती हैं और बोल्ड टोन में कहती हैं, यहाँ अगर तुम एनिमल लवर्स हो तो अपने आइडियल्स को ट्रैश में डाल दो, क्योंकि यहाँ जो तुम करोगे उसमें तुम्हें शायद अपने लव को सेक्रीफाइस करके निर्दयी होना पड़ेगा। मैजिकल क्रिएचर्स यहाँ पर रिसोर्सेस होते हैं, पेट्स नहीं। क्लास को आगे बढ़ाते हुए वेनेसा सबको मैजिकल सिल्क वॉर्म्स देती हैं और बताती हैं, तुम जितने चाहो उतने कुकुन्स बना सकते हो, बस इन्हें मैजिक फीड करते रहो। हाँ, लेकिन अगर एक ही बार में ज्यादा मैजिक दे दिया तो कुकुन्स ब्लैक हो जाते हैं और ये वॉर्म्स मॉन्स्टर बन जाते हैं। और अगर कुकुन ब्लैक हो जाए तो स्टूडेंट को खुद उसे बर्न करना होगा ताकि वो मॉन्स्टर किसी को प्रॉब्लम ना पहुंचा सके। आज आप सभी लोगों का टारगेट होगा 10 सिल्क वॉर्म से 5 नॉर्मल कुकुन्स को प्रोड्यूस करना। मिशेला तो इजीली ये टास्क कंप्लीट कर लेती हैं और नानाओं की हेल्प करने लगती हैं। पेटे भी इवेंचुअली काम पूरा कर लेता है, लेकिन पूरी क्लास में केटी बड़ी स्लो चल रही होती है, क्योंकि वो एक भी बार फेल नहीं होना चाहती है। उसका गोल होता है सबको सेफ रखना। मिशेला ओलिवर को बोलती है कि ये केटी इतना स्लो काम क्यों कर रही है, जिस पर ओलिवर बताता है कि शायद हम लोगों के लिए ये सिर्फ एक क्लास है, मगर केटी के लिए ये क्लास एक इंसेक्ट की जान पर जोखिम डालने जैसा है, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि उसको एक भी वॉर्म को मारना पड़े। लेकिन ना चाहते हुए भी 10th अटेम्प्ट में केटी फेल हो जाती है। जब वो कुकुन ओपन करने की कोशिश करती है, एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसका हाथ बाइट कर लेता है और यहाँ पर चाहकर भी केटी उस मॉन्स्टर को मार ही नहीं पाती है। तभी मिशेला और ओलिवर तुरंत मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर इस इंसिडेंट पर वेनेसा गुस्से में कह देती है, तुमने दूसरे स्टूडेंट की हेल्प की है जो कि अलाउ नहीं है और इसीलिए तुम्हारे पॉइंट्स कट होते हैं। खैर इसके बाद ओलिवर केटी को नर्स ऑफिस में ले जाता है। वहाँ केटी बताती है कि मेरे घर में बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स हैं, एक ट्रोल भी है जो मेरे काफी क्लोज हैं। मुझे पता है ह्यूमंस प्रोग्रेस के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं, लेकिन जब वो तकलीफ में होते हैं तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। जवाब में ओलिवर सॉफ्टली कहता है, तुम्हारा घर तो हेवन जैसा लगता है, लेकिन अब तुम अर्थ पर हो जो कि एक क्रूएल जगह है। यहाँ तुम एक एंजल बन के नहीं रह सकती, और अगर तुम अब भी काइंड रहने का डिसीजन लेती हो तो वो तो बहुत ही पावरफुल चॉइस होगा। तुम्हें अभी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि तुम अकेली नहीं हो। इसके बाद ओलिवर डोर ओपन करता है, जहाँ उसके बाकी सभी दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। साइलेंटली सारे लोग वहाँ पर खिटिर पिटिर सुन रहे थे और जैसे दरवाजा खुला सब के सब गिर पड़े। ओलिवर केटी को बताता है कि उसके दोस्त हमेशा उसके साथ हैं। उसी शाम ओलिवर की मुलाकात होती है टेरेसा से, जो उससे कहती है, तुम्हें बेटर फ्रेंड्स चूज करने चाहिए, क्योंकि कैटी एक सिल्क वॉर्म को भी नहीं मार पाई। लेकिन ओलिवर कामली रिप्लाई करता है कि मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा और मुझे खुशी है कि कैटी जैसी एक काइंड हार्टेड लड़की उसकी दोस्त है। यहाँ पर टॉपिक चेंज करते हुए टेरेसा बताती है कि वो मास्टर ग्वेन की लैब में कुछ दिन के लिए जा रही हैं, इसीलिए अब ओलिवर को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। जिस पर ओलिवर कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चला जाता है। उसी रात डिनर के बाद पेटे को याद आता है, अरे उसने तो अपनी बुक स्पेलोजी क्लास में ही छोड़ दी है। लेकिन ओलिवर पेटे को कहता है कि किम्बल में लॉस्ट चीजें ढूंढना इतना इजी नहीं होता है,
इसीलिए मिशेला और ओलिवर उसके साथ जाने का डिसीजन लेते हैं ताकि पेटे भाई साहब अकेले कहीं खो ना जाए। जाते जाते केटी उन तीनों को वार्न करती है, मैंने सुना है कि किम्बल एक जाइंट मेज के टॉप पर बना हुआ है और रात में मेज स्कूल को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और यहाँ रात को कुछ सीनियर्स भी पेट्रोलिंग पर निकलते हैं जिनको फुल ऑर्डर्स होते हैं कि वो स्कूल की हिफाजत के लिए जिसे चाहे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्कूल उनके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेटे को अपनी बुक मिल जाती है और मिशेला और ओलिवर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो मेज में घुस जाते हैं। ओलिवर कहता है स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर खो जाते हैं इसलिए इंस्ट्रक्टर और सीनियर पेट्रोल करते हैं। तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस वुमेन आ जाती है। वो बोलती है कि उसे खुशी है कि उसके जूनियर उस पर इतना भरोसा करते हैं। पेटे उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ओलिवर उसे रोक देता है। यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, 4th ईयर स्टूडेंट ओफी सेल्वेडोरी। ओलिवर कहता है मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, वो काफी क्रीपी लग रही थी। यह सुनकर ओफी को अच्छा नहीं लगता है और वो मैजिक यूज करती है जिससे कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और हम देखते हैं कि पेटे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है लेकिन मिशेला उसे रोक लेती है। ओफी बड़ी शॉक हो जाती है कि ओलिवर पर उसके मैजिक का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। वो कहती है कम क्लोजर, लेकिन ओलिवर यहाँ पर फर्मली मना कर देता है और तीनों भाग जाते हैं। पर जैसे ही ये लोग एक खतरे से भागते हैं वहीं पर एक दूसरा खतरा उनका वेट कर रहा होता है। उनके सामने एक बोन की वॉल बन जाती है जिसे बनाने वाला अपना नाम साइरस रिवर मूर बताता है। तभी ओफी भी वापस आती है और सार्कास्टिकली कहती है तुम लोग तो कॉन्वर्सेशन के बीच में ही भाग गए, शायद तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। उन दोनों को देखकर तो पेटे काफी डर जाता है और उसके टेंटे निकल जाते हैं। वो तो अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है लेकिन ओलिवर पीछे से कहता है अपना वेपन मत निकालना वरना उन्हें हमला करने का रीजन मिल जाएगा। ओफी ये देखकर हैरान होती है कि साइरस अभी भी हर मिलने वाली लाश को डिसेक्ट कर रहा है जो कि उसे काफी डिस्गस्टिंग लगता है। लेकिन साइरस कहता है जो तुम अपने आदमियों के साथ करती है वो भी उसे बहुत ही घिनौना लगता है। साइरस यहाँ पर ओफी को सकबस कहकर चिढ़ाता है जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पर साइरस मैजिक से एक क्रिएचर समन करता है और ओफी भी अपने मैजिक से एक भयानक जानवर को बुला लेती है और फिर जैसे ही उनका बैटल स्टार्ट होता है ओलिवर और उसके दोस्त इसे एक मौका समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये साइरस साला वायरस की तरह अटक गया है। अपनी हड्डियों की वो एक दीवार बनाता है और इनको रोक लेता है लेकिन तभी नानाओ यहाँ पर आ जाती है और अपनी तलवार से हड्डियों की दीवार को तोड़कर काट देती है। वो कहती है ये जगह तो वैसी है जहाँ कई लोग मारे गए हैं और मैं उन फीलिंग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और नानाओ ओफी और साइरस के बीच फाइट ज्वाइन करने से पहले ओलिवर और बाकी लोगों को भागने के लिए कहती हैं। फिर जैसे ही नाना उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है ओलिवर भी उसके पीछे चला जाता है लेकिन तभी उनकी फाइट एक दूसरे स्टूडेंट के आने से रुक जाती है जो दोनों ही मॉन्स्टर को जला देता है। अब ये नए भाई साहब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं किम्बरली का स्टूडेंट प्रेसिडेंट एल्विन गॉडफ्रे हूँ। वो ओलिवर और बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करेगा। फिर एक 5th ईयर स्टूडेंट कार्लोस आती है और ओफी के गले पर अपना ब्लेड रख देती है। आगे फिर एल्विन ओफी और साइरस से कहता है कि उनकी पनिशमेंट बाद में डिसाइड होगी लेकिन अभी के लिए उन्हें मैच के अंदर वापस लौटना चाहिए। उनके जाने के बाद कार्लोस उन चारों को बताती है कि यूजुअली लोग मैच के इतने ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचते लेकिन शायद वो नए स्टूडेंट्स को देखने के लिए आए थे। फिर एल्विन और कार्लोस सब स्टूडेंट्स को मैच से बाहर ले जाते हैं। बाहर जाकर सब अपने दोस्तों से मिलते हैं जहां ओलिवर नानाओं पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जानती थी कि ओफी और साइरस से टकराना मतलब सुसाइड है फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। उसे लगता है कि नानाओ खुद को मारना चाहती थी पर मिशेला यहाँ पर उसे शांत करती है और नानाओ से कहती है कि वो सब कुछ अभी के अभी एक्सप्लेन करे। नानाओ यहाँ पर कंफर्म करती है कि ओलिवर जो कह रहा है वो सच है। फिर वो बताना शुरू करती है कि वो एक बैटल में थी जहाँ साओमा योशिसा ने
50,000 सोल्जर की सेना लीड की थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 200 सोल्जर ही थे। उसे याद है कि वो तब तक लड़ती रही जब तक वो साउमा के कैंप तक नहीं पहुंच गई। फिर एक वॉरियर ने उससे फाइट की, लेकिन नानाओ ने उसे एक ही झटके में मार दिया। और फिर वो वहाँ के साउमा यानी किंग से कहती है कि उसने सुना है कि उसका बेटा उनके ट्राइब का सबसे पावरफुल वॉरियर है, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। लेकिन साउमा कहता है कि बिना उसका नाम जाने उसने उसके बेटे को मार दिया। और तभी नानाओ को पता लगता है कि जिस वॉरियर को उसने अभी अभी एक झटके में मार दिया था वो साउमा का ही बेटा था। लेकिन यहाँ पर साउमा इस बात से गुस्सा नहीं होता है कि उसका बेटा मर चुका है, क्योंकि बैटलफील्ड में मरना वो तो एक वॉरियर के लिए गर्व की बात होती है। मगर उसे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि नानाओ ने उसके बेटे का नाम जाने बिना ही उसे मार दिया। और ये बात समुराई क्लैन में डिसरिस्पेक्ट को शो करता है। बदले में उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि उसे मार दिया जाए बिना उसका नाम पूछे, ताकि वो भी याद भी ना रखा जाए। उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और नानाओ को लगता है कि आज तो उसका लास्ट दिन है। मगर तभी उधर थियोडोर मैकफार्लेन आ जाते हैं और सोल्जर्स को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। थियोडोर कहते हैं कि उसे एक्सेप्शनल बच्चों में इंटरेस्ट है और उसने नानाओ से कहा था कि वो उसके साथ चले और एक मैजिशियन बन जाए। तब से फिर नानाओ को लगने लगा कि वो तो सपने में ही जी रही है, लेकिन इस सपने के खत्म होने से पहले वो किसी ऐसे इंसान से लड़ना चाहती थी जिसका वो रेस्पेक्ट करती है। उनके बीच दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ एक फाइट चाहती थी। लेकिन फिर ओलिवर उसके साथ लड़ने से मना कर देता है, जो नानाओ के लिए काफी पेनफुल होता है और इसीलिए फिर उसने सब कुछ केयर करना छोड़ दिया। केटी कहती है हाँ, ओलिवर के मना करने के बाद नानाओ थोड़ी वियर्ड भी हो गई है। नानाओ ये कंफर्म करती हैं कि चाहे वो उसके प्यार में हो या उसकी स्पोर्ट्समैनशिप में, उसके लिए दोनों सेम है, क्योंकि उसे बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर कोई तुमसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। और लड़ते हुए किसी को मार देना ये तो उस आदमी को सबसे बड़ी रेस्पेक्ट देने के समान है। सब कुछ सुनने के बाद मिशेला कहती है कि वो उन दोनों को एक दूसरे को मारने नहीं देगी और नानाओ को भी अब यहाँ पर मरने की जगह जीने का रीजन ढूंढना होगा। आखिरकार अब उसे कोई मिल गया है जिससे वो प्यार करती है। ओलिवर नानाओ से कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगी और कंप्लीट एंजॉय करोगी। नानाओ फाइनली प्रॉमिस करती है कि अब वो अपनी तलवार का मिसयूज नहीं करेगी और उसका यूज सिर्फ अपने लिए करेगी। वो ओलिवर से कहती है कि उसे जिंदगी जीने के तरीके सिखाए, क्योंकि उसे क्लासेस में कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगले दिन नानाओ ओलिवर और दूसरे स्टूडेंट्स के पास आती है और नए चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्वॉर्ड फाइटिंग क्लास के दौरान एक स्टूडेंट लूथर से पूछता है कि क्या वो स्पेल ब्लेड का यूज कर सकते हैं। लूथर ऑलरेडी प्रिपेयर था इस सवाल के लिए। वो बताता है कि स्पेल ब्लेड एक खास तरह की टेक्निक होती है जिसमें स्पेल एक कदम के डिस्टेंस से कास्ट किया जाता है, मतलब कि अपोनेंट को बिना फेल किए तुरंत मारा जा सकता है। अब तक सिर्फ 6 ही लोग ऐसे बने हैं जो स्पेल ब्लेड बन चुके हैं और कई नए लोग उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम और ट्रेनिंग सीक्रेट रखी जाती है। इसी वजह से लूथर उन्हें डायरेक्टली नहीं बता सकता कि वो स्पेल ब्लेड का यूज कर सकता है या फिर नहीं। फिर रिचर्ड ओलिवर और नानाओ के पास आता है और कहता है कि उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। ओलिवर कहता है कि सभी एक ही लेवल पर हैं और सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिचर्ड को तो ये बात नागवारा गुजरती है और वो ओलिवर को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर ओलिवर रेडी हो जाता है, लेकिन नानाओ को उसमें कोई पैशन नहीं दिखता। वो ओलिवर से पूछती है कि क्या उसका इरादा पहले से ही हार मान लेने का है क्या। वो चाहती है कि अगर वो हारे तो पूरी कोशिश करने के बाद ही हारे, वरना नहीं। रिचर्ड यहाँ पर नाराज हो जाता है क्योंकि ओलिवर उसे सीरियस ही नहीं लेता है। तभी लूथर आता है और दोनों को प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए कहता है। मिशेला ओलिवर को बताती है कि वो रिचर्ड के साथ ही बड़ी हुई है और हमेशा दोनों का कंपैरिजन होता था। इसी वजह से तो रिचर्ड हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए उतावला रहता है। ओलिवर रिचर्ड से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो नानाओ को भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर पेटे आता है और बताता है कि केटी भाग गई है क्योंकि उसने सुना था कि जिस ट्रोल ने परेड में अटैक किया है उस ट्रोल को मारने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ डेरियस ग्रेनविले टीचर है जो कि
केटी को साइड में हटने के लिए कहता है, लेकिन जब उसे केटी का फैमिली नेम पता चलता है तो वो सार्कास्टिकली कहता है कि उसके पेरेंट्स से ज्यादा बेवकूफ लोग सिविल राइट्स में कहीं नहीं मिलेंगे। यह सुनकर केटी गुस्सा हो जाती है कि उसकी फैमिली दुनिया की सबसे काइंड फैमिली है और कहती है कि ट्रोल को मत मारो। डेरियस पूछता है, अगर ट्रोल ने किसी को मार दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? केटी कहती है कि मैं उसे समझा दूंगी कि वो दोबारा अटैक ना करे। डेरियस को ये बड़ा अजीब लगता है कि वो ट्रेल से बात करने वाली है और फिर वो उस पर पेन स्पेल डाल देता है। केटी तकलीफ में नीचे गिर जाती है। तभी ओलिवर और उसके दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और केटी की हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, वीरा मिलीगन आती है और सबको रोक देती है। कहती है कि ट्रोल की मौत पर ऑब्जेक्शन फाइल की गई है। लूथर भी वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि 5 साल पहले स्टूडेंट्स पर इंटेंस पेन स्पेल लगाना बैन किया गया था, जिस पर डेरियस कहता है उसका टीचिंग मेथड कभी नहीं बदलेगा। लूथर कहता है कि जब तक ट्रोल के अटैक की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती उसे एविडेंस के रूप में जिंदा रखना होगा। हेड मिस्ट्रेस ने भी इसकी परमिशन दे दी है। डेरियस फाइनली मान जाता है और चला जाता है। मिशेला यहाँ पर मैजिक से केटी के दर्द को ठीक करती है। फिर यहाँ पर वीरा केटी से मिलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो 4th ईयर की स्टूडेंट है और केटी जैसे उसे भी मैजिकल क्रिएचर से बहुत प्यार है। वीरा कहती है अगर कभी कुछ चाहिए तो वो उसके पास आ सकती है। उसके जाने के बाद एक बेट यानी कि चमगादड़ मिशेला के पास एक लेटर लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि रिचर्ड ने ओलिवर और नानाओ को वॉर के लिए चैलेंज कर दिया है, जिसे वो दोनों भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले दिन केटी वीरा के साथ ट्रोल से मिलने जाती है। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी क्लासमेट्स उसे देखकर हंस रहे होते हैं। ओलिवर ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है मैं रिचर्ड के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अब इस बैटल को और डिले नहीं किया जा सकता। गाय पूछता है कि फाइट कहाँ पर होने वाली है, जिस पर पेटे बताता है 1st फ्लोर ऑफ द मेज में, कोलोसम के अंदर। क्लास के दौरान कुछ स्टूडेंट्स केटी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो ट्रोल से बात करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर गाय गुस्से में आता है, लेकिन ओलिवर उसे काम होने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर केटी आ जाती है और स्टूडेंट्स ओपनली उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो ट्रोल के केज में ही रहना चाहिए और अब तो तुम्हारे अंदर से भी उस ट्रोल जैसी गंदी स्मेल आ रही है। यह सुनकर तो ओलिवर के सब्र का बांध ही टूट जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से सिर्फ सुन ही रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया। ये सोचकर वो उन पर अटैक कर देता है। अब ओलिवर को अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेता देख गाय और नानाओ भी फाइट में शामिल हो जाते हैं और फिर सब मिलकर उन स्टूडेंट्स को अच्छे से सबक सिखा देते हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस में तीनों को डिटेंशन रूम में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आकर केटी उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं अपना डिफेंस खुद नहीं कर पाई। ओलिवर कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन तभी गाय बोलता है चुप रहो, जो भी हमने किया वो बिल्कुल सही था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिशेला भी एग्री करती है, लेकिन वो वार्न करती हैं कि अब 1st ईयर के स्टूडेंट्स हमारे अगेंस्ट में हो गए हैं और रिचर्ड इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा। ओलिवर, कल का मैच फेयर नहीं होने वाला है। द कोलोसम ड्यूएल। नेक्स्ट डे 2 स्टूडेंट्स ओलिवर और उसके दोस्तों को मैच के अंदर ले जाते हैं। सब लोग अपनी स्वॉर्ड्स पर मैजिक कास्ट करते हैं और ओलिवर कहता है कि अगर कोई थ्रेट हो तो तुरंत अटैक करना, लेकिन अगर जरूरत ना लगे तो कोई अटैक मत करना। मेज में पेटे थोड़ा एंग्शियस होता है, क्या ये सब एक ट्रैप तो नहीं? ओलिवर एश्योर करता है डोंट वरी, हम रेडी हैं। वो एक मैसिव कोलोसम में पहुंचते हैं जहां एक ह्यूज क्राउड फाइट देखने के लिए आया होता है। स्टूडेंट्स बताते हैं कि जो फाइट करेंगे वो एरिना में जाएंगे, बाकी स्टैंड्स में सीट ले सकते हैं। ओलिवर मिशेला से कहता है कि बाकियों का ध्यान रखना। ओलिवर और नानाओ एरिना की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रिचर्ड उन्हें रोकता है। कहता है कि पहले एक एग्जीबिशन फाइट होगी जहां पर रिचर्ड और उसके साथी 2 कोबोल्ड से लड़ते हैं। रिचर्ड इजीली एक कोबोल्ड को मार देता है। ओलिवर यहाँ पर नानाओ से कहता है कि ये एक ट्रेडिशनल गेम है जो मैजिशियंस खेलते हैं, क्रिएचर्स का शिकार करते हैं। फाइट के बाद रिचर्ड ओलिवर से कहता है तुमसे लड़कर मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तुम कम एक्सपीरियंस्ड हो।
इसलिए हम दोनों कोबोल्ड्स का शिकार करेंगे। जो ज्यादा मारेगा वो विनर होगा। ओलिवर नोटिस करता है कि रिचर्ड को कोबोल्ड हंटिंग का एक्सपीरियंस है, जबकि नानाओ ने तो कभी कोबोल्ड देखा भी नहीं है। ओलिवर सोचता है अगर मैं हार गया तो शायद रिचर्ड के साथ मेरा रिलेशन बेटर हो जाएगा। तभी केटी सीटिंग एरिया से नोटिस करती है कि ये कोबोल्ड तो हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फाइट के लिए फोर्स किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स उन्हें ब्रूटली हंट करते हैं और क्राउड इस पर लाफ करता है। नानाओ को ये सब एकदम डिस्गस्टेड फील होता है, जैसे कि ये सब लोग इंसान नहीं है, बल्कि एक एक स्टूडेंट उसे डीमन की तरह लगता है। नानाओ यहाँ पर फ्यूरियस हो जाती है और वो चिल्लाती है, तुम लोग कितने गंदे हो, ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते हैं और तुम उन्हें टॉर्चर कर रहे हो। इस फाइट में तो कोई ओनर नहीं है। लेकिन उसकी बातों से क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ता और क्राउड एंग्री हो जाता है और स्टूडेंट्स तो नानाओ पर बोतल्स फेंकना शुरू कर देते हैं। नानाओ यहाँ पर ओलिवर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि चलो यहाँ से, ये फाइट हमारे लायक नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स नानाओ को रोकने की कोशिश करते हैं, अगर तुम गई ना तो हम तुम्हें मारेंगे। नानाओ यहाँ पर कामली कहती हैं, मैं कोबोल्ड से लड़ने की बजाय तुमसे लड़ना प्रेफर करूंगी। तभी स्टूडेंट्स अगले कोबोल्ड को रिलीज करने जाते हैं, लेकिन कोबोल्ड की बजाय एक गरुड़ा रिलीज हो जाता है, एक मैजिस्टिक और डेडली क्रिएचर जिसको मारना या झेलने की ताकत वहाँ किसी भी स्टूडेंट की नहीं होती है। गरुड़ा तुरंत सभी पर अटैक करता है। रिचर्ड शॉक होता है, ये तो गरुड़ा है। रिचर्ड के साथी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन गरुड़ा उन्हें इजीली डिफीट कर देता है। गरुड़ा रेज में आकर और स्टूडेंट पर अटैक करने लगता है। ओलिवर इमीडिएटली कहता है, ये तो एक डिवाइन क्रिएचर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। बाकी स्टूडेंट्स पैनिक में एग्जिट डोर खोलने की कोशिश करने लगते हैं। रिचर्ड गरुड़ा के अटैक से टेरिफाई हो जाता है और भागने लगता है। गरुड़ा उसके पीछे जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है, नानाओ यहाँ पर इंटरवीन कर जाती है। नानाओ अपनी सिग्नेचर मूव इनोसेंट कलर से गरुड़ा पर अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ मिशेला अपने दोस्तों को कोबोल्ड से बचाती है। गाय कहता है, हमें नानाओ की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मिशेला इंसिस्ट करती है, ओलिवर ने उनकी सेफ्टी का प्रॉमिस किया है, तुम सब यहीं पर रहो। तुम लोगों को अपने दोस्त पर यकीन करना चाहिए, वो लोग जितने दिखते हैं उससे ज्यादा ताकतवर हैं। एरिना में गरुड़ा नानाओ पर पावरफुल एरियल स्ट्राइक करने के लिए उड़ता है, लेकिन ओलिवर एक स्पेल कास्ट करता है और उसे पुश बैक कर देता है। गरुड़ा अब ओलिवर की तरफ टर्न कर जाता है। ओलिवर अटैक करता है, लेकिन गरुड़ा उसकी स्ट्राइक से बच जाता है और ओलिवर के एब्डोमन पर ब्लो करता है। नानाओ फिर से गरुड़ा को डिस्ट्रैक्ट करती है और ओलिवर एक कॉर्नर में जाकर अपना वाउंड हील करता है। रिचर्ड यहाँ पर क्वाइटली ओलिवर से पूछता है, तुम इतने कामली कैसे लड़ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ओलिवर कहता है, डर लगता है, लेकिन नानाओ अलग है, वो नॉर्मल नहीं है, मुझे उसकी मदद करनी होगी और उसे एक नॉर्मल इंसान बनने में गाइड करना होगा। ओलिवर फाइट में वापस जाता है और रिचर्ड से भी कहता है कि नानाओ तुम्हें फाइट करते हुए देखना चाहती थी। ओलिवर नानाओ से कहता है, हम ज्यादा देर तक गरुड़ा से नहीं लड़ सकते, मैं एक ओपनिंग क्रिएट करता हूँ, तुम उस मोमेंट में फेटल स्ट्राइक करना। गरुड़ा फिर से एरियल अटैक करता है। ओलिवर टोनी ट्रस स्पेल से उसका मोमेंटम तोड़ देता है। यहाँ पर नानाओ को एक परफेक्ट स्ट्राइक का चांस मिल जाता है। वो जंप करती है, लेकिन गरुड़ा क्विकली रिकवर कर लेता है। ओलिवर अपनी बॉडी से नानाओ को शील्ड करता है। जब गरुड़ा उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी रिचर्ड इम्पीटस स्पेल से इंटरवीन करता है और ओलिवर को भी बचा लेता है। नानाओ फिर से जंप करती है और इस बार वो इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो गरुड़ा के हेड पर सीवियर अटैक कर देती है। क्राउड एकदम स्टंट हो जाता है, एकदम सब तरफ सन्नाटा और सब लोग शॉक थे। ओलिवर और नानाओ रिचर्ड को थैंक्स करते हैं। रिचर्ड कहता है, अब से मैं अपनी जान रिस्क में डालने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे लड़ने से डर लगता है। मुझे हारने से और अपनी फैमिली के लिए एम्बेरसमेंट होने से ज्यादा डर लगता है। वो तो यहाँ पर हैरान होता है कि तुम लोग इतने पावरफुल एनिमी से बिना हेजिटेशन के कैसे लड़ लेते हो। नानाओ यहाँ पर सॉफ्टली कहती है कि एक समुराई अपना एनिमी चूज नहीं करता है, जब फाइट शुरू हो जाए तो सिर्फ विक्ट्री में बिलीव करता है। ओलिवर यहाँ पर थोड़ा अलग सोचता है कि ऐसे एनिमी से भागने में कोई शर्म नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते, लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत दिखाई रिचर्ड। जब सब लोग भाग रहे थे तब तुम लड़ते रहे,
मैं तुम्हारे ये करेज को कभी नहीं भूलूंगा। नानाओ भी रिचर्ड की प्रेस करती हैं कि तुम एक ट्रू वॉरियर हो। रिचर्ड यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और रो ही पड़ता है। तभी बाकी स्टूडेंट्स आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोग ठीक हो? मिशेला रिचर्ड को हेल्प करने के लिए थैंक्स करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ऐसे देखकर मैं प्राउड फील कर रही हूँ। अगले दिन हम टेरेसा को ओलिवर के साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो ओलिवर से माफी मांगती हैं कि वो उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर नहीं थी। लेकिन ओलिवर कहता है कि सब ठीक है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कोलेशिया में एक गरुड़ा दिखाई देगा। टेरेसा अभी भी उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती है ताकि जब वक्त आए तो ओलिवर वो कर सके जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। खैर अगले दिन कैटी ट्रोल के पास खाना देने आती है। वीरा को भरोसा नहीं होता कि ट्रोल के साथ कोई प्रोग्रेस होगी, लेकिन उसी मोमेंट ट्रोल खाना खाने लगता है और कैटी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद उनकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती हैं और मैजिकल क्रिएचर्स की क्लास में उन्हें एक क्रिएचर का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। क्लास के बाद जब सब लंच के लिए जा रहे होते हैं तो सबका मूड एकदम खराब होता है। दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर भाग जाते हैं और खुशी की बात अब यह है कि कोई भी कैटी का मजाक नहीं उड़ाता है। ओलिवर को लगता है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। उसका मानना है कि ट्रोल और गरुड़ा वाली इंसिडेंट का कनेक्शन किसी डेमी ह्यूमन एक्टिविस्ट से हो सकता है। गाय को लगता है कि टीचर्स गरुड़ा इंसिडेंट के कल्प्रिट को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ओलिवर का कहना है कि स्कूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इंसिडेंट लेब्रिंथ में हुआ था। मिशेला कहती है कि किम्बरली में ऐसे इंसिडेंट बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो अभी हम दूसरी टेबल में देखते हैं नानाओ को, जिसे चारों तरफ से स्टूडेंट ने घेर रखा होता है और उसकी स्वॉर्ड स्किल की लगातार तारीफ कर रहे होते हैं। गरुड़ा से लड़ने के बाद तो नानाओ तो काफी पॉपुलर हो गई थी। स्टूडेंट्स उसे घेर कर उसके फाइट के बारे में सवाल पूछते हैं। केटी को लगता है कि यह तो अनफेयर है क्योंकि ओलिवर ने भी फाइट की थी और उसे भी पॉपुलर होना चाहिए। पेटे बोलता है कि नानाओ की स्वॉर्ड फाइटिंग देखने में बहुत अमेजिंग थी, जबकि ओलिवर के स्पेल्स बोरिंग और कंफ्यूजिंग थे। मिशेला कहती है कि ओलिवर का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, इसीलिए समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर मिशेला ओलिवर को विक्ट्री किस देने जा रही होती है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। लेकिन इस वक्त तक नानाओ वापस आ जाती है और विक्ट्री किस सुनते ही ओलिवर को किस कर देती है। फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि ओलिवर भी उसे एक विक्ट्री किस दे, लेकिन ओलिवर थोड़ा शर्माता है लेकिन हाँ कर देता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक लड़की उसके बीच में आ जाती है और कहती है, लगता है हम दोनों स्कूल में फाइनली मिल ही गए। और फिर ओलिवर और नानाओ को देखते हुए कहती है, अगर मैं परेशान कर रही हूँ तो सॉरी, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे कुछ दोस्तों का साथ मिल गया। और इतना बोलकर ईवो वहाँ से चली जाती है। नहीं, अभी जाती नहीं है। फिर वो ओलिवर को किस कर लेती है और फिर चली जाती है। मिशेला पूछती है, अभी क्या था ये, कौन था ये? ओलिवर बताता है कि वो उसकी कजिन है और अब उसकी फैमिली के साथ में ही रह रही है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्लास होती है एल्केमी की, जहाँ प्रोफेसर डेरियस ग्रैनविले स्टूडेंट्स को वार्निंग देती है कि उनके सामने जो इंग्रेडिएंट है वो डेंजरस है और उनका रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि सब अपने एल्केमी रेसिपी पर काम करना शुरू करे। क्लास के दौरान ओलिवर गाय से कहता है कि आज की प्रोसीजर थोड़ी ट्रिकी है, तो वो उस पर नजर रखेगा। ओलिवर बिना किसी दिक्कत के पोशन बना लेता है और उन स्टूडेंट्स की हेल्प करता है जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स की होती हैं। पेटे भी यहाँ पर एक गलती कर देता है और ओलिवर को देखते ही पता लग जाता है कि ये पोट अब ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए ओलिवर जल्दी से अपना मैजिक यूज करके उसके पोट को नीचे गिरा देता है और अपनी बॉडी से उसे एक्सप्लोड होने से बचाता है। प्रोफेसर डेरियस यहाँ पर इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि वो ओलिवर का नाम और चेहरा याद रखेंगे, लेकिन वो उसे वार्न भी करते हैं कि अपने दोस्तों का चुनाव संभल कर करे। खैर क्लास के बाद पेटे ओलिवर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती हैं। उसी वक्त रिचर्ड आता है और ओलिवर को डेरियस से सावधान रहने को कहता है। वो बताता है कि डेरियस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने अंडर ले लेते हैं और उनके करियर्स को बर्बाद कर देते हैं। वो तो उनका काम चुरा कर अपने नाम से भी पब्लिश कर देते हैं। फिर रिचर्ड कहता है
कि कोई है जो उनसे ट्रोल इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता है। लेटर उनकी मुलाकात एनी मैकले से होती है, जो एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान केटी को डेंजर में डालने के लिए माफी मांगती है। एनी वही लड़की थी जिसने सेरेमनी के दिन केटी पर अटैक किया था। सब उसे सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसकी पेरेंट्स ने सिखाया था कि ट्रोल से जादूगर के लिए एम्बेरसमेंट होते हैं, इसीलिए उसने केटी पर प्रैंक के लिए मैजिक यूज किया। ओलिवर उससे यानी कि एनी से पूछता है कि और कौन था जो ट्रोल को भड़काने में शामिल था। एनी कहती है कि उसे नहीं पता कि ऐसा किसने किया, क्योंकि उसने सिर्फ केटी पर ही मैजिक किया था, ट्रोल पर नहीं। उनके जाने के बाद केटी ट्रोल से मिलने जाती है। वो ट्रोल से पूछती है कि उसने अटैक क्यों किया, क्योंकि वो जानती है कि ट्रोल बिना वजह कुछ भी नहीं करता है। केटी एक्चुअली ट्रोल से बात करना चाहती थी, लेकिन वो तब शॉक हो जाती है जब ट्रोल भी सच में बोल देता है और कहता है कि केटी को वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो आदमी डेंजरस है। वहीं दूसरी तरफ नाना ओलिवर के साथ फ्लेमा यूज करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे सिखाया गया है कि कैसे अपने अंदर की पावर का यूज करे, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है कि जब पावर बाहर निकलती है तो उसे क्या करना चाहिए। ओलिवर उसे बताता है कि उसे अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच की बाउंड्री को हटानी होगी। फिर वो फ्लेमा का यूज करके डेमो देता है। नाना कुछ और स्पेल्स की भी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि वो जल्दी सीखना चाहती है ताकि दूसरों की हेल्प कर सके, लेकिन उसे लगता नहीं कि ट्रोल दोबारा भागने की कोशिश करेगा। ओलिवर उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, ट्रोल भागना चाहता था या बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? नाना कहती है, मुझे लगा वो गेट की तरफ भाग रहा था और वो अपनी मर्जी से भागा था, जैसे कि वो किसी से डर कर भाग रहा हो। ओलिवर इस बात पर सीरियसली सोचता है और तभी उसे कुछ हिट करता है। वो तुरंत नानाओं के साथ ट्रोल के केज की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उन्हें केटी की तलवार मिलती है, लेकिन केटी का कोई नामो निशान ही नहीं था। ट्रोल उन्हें बताता है कि वो लोग केटी को ले गए हैं। ओलिवर पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ लेकर गए हैं? ट्रोल बस यहाँ पर गेस करता है कि शायद वही जगह हो सकती है जहां उसे पहले ले गए थे, एक डार्क अंधेरी जगह। ओलिवर को लगता है वो जगह लेब्रिंथ हो सकती है। केटी की तलाश करते हुए ओलिवर नानाओं को बताता है कि पास्ट में कुछ एक्टिविस्ट ने डेमी ह्यूमंस को इंटेलिजेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। उनका मानना था कि अगर डेमी ह्यूमंस इंसानों की तरह स्मार्ट हो जाए तो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट ट्रोल के साथ भी हुआ था, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करके तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन फिर किसी ने उस प्रोजेक्ट को किम्बरली के अंधेरे कोने में चुपके से कंटिन्यू रखा। ओलिवर को लगता है कोई ट्रोल के दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और ट्रोल और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए वो भागना चाहता था। खैर फिर वो दोनों लिब्रिंथ के एक डेंजरस हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां ओलिवर को लगता है कि उन्हें और नीचे नहीं जाना चाहिए। अब वो एल्विन को हेल्प के लिए बुलाने का सोचता है, लेकिन किसी चीज ने उन पर अटैक कर दिया और वो वहां से उठा लिए जाते हैं। फिर ओलिवर और नानाओ आंखें खोलते हैं एक और दूसरी जगह पर, जहां वीरा उनसे मिलती है। वीरा कहती है कि वो उनको एल्विन को नहीं बुलाने देगी। वो अपनी वर्कशॉप में उनका वेलकम करती है और कहती है कि गरुड़ा को ट्रेन करने में उसे 1 साल लगा था, लेकिन उन्होंने उसे पहले दिन ही हरा दिया। वीरा बताती है कि उसने ट्रोल के ब्रेन पे ऑपरेशन किया था और वो सक्सेसफुल भी था, लेकिन ट्रोल ने उससे बात करने से मना कर दिया। सरप्राइजिंग बात यह थी कि केटी ने उस ट्रोल की बोलने की पावर को एक्टिवेट कर दी। वीरा तो शौक ही थी कि केटी ने ऐसा कर कैसे दिया। अब वीरा केटी के दिमाग को देखना चाहती थी, उसका एक छोटा सा पार्ट निकालकर उस पर स्टडी करना चाहती है। ये सुनकर नानाओ गुस्सा हो जाती है और वीरा पर अटैक कर देती है, लेकिन वीरा अपनी लेफ्ट आई दिखाती है, जिससे नानाओ धीरे धीरे पत्थर की बनने लगती है। ओलिवर तुरंत मैजिक से उस स्पेल को तोड़ता है और नानाओ को बचा लेता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वीरा के पास बेसिलिस्क आई है। वीरा बताती है कि ये उसके ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स का गिफ्ट था, लेकिन ये कोई आम चीज नहीं थी। इसके ऊपर काम करते वक्त उसके 5 सिबलिंग्स मारे गए थे और इसीलिए जो लोग उसकी आंख के बारे में जानते हैं वो उसे स्नेक आई मिलीगन कहते हैं। ओलिवर नानाओ से कहता है कि वो वीरा की आंखों से बचे। फिर वो वीरा पर टोनी ट्रस्ट से अटैक करता है, लेकिन वीरा पावरफुल मैजिक से उसका काउंटर कर देती है। नानाओ तलवार से वीरा पर अटैक करती है, लेकिन वीरा उसका अटैक संभाल लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। जब वीरा उसे मारने वाली होती है, ओलिवर उसे बचाने के लिए दोबारा
दोबारा अटैक करता है। यहाँ पर वीरा ओलिवर की स्पीड से काफी इम्प्रेस होती है। फिर दोनों मिलकर वीरा से लड़ते हैं, लेकिन वीरा उन्हें आसानी से हरा रही थी। वीरा नानाओ पर पावरफुल स्पेल से अटैक करती है, लेकिन नानाओ अपनी तलवार से वो मैजिक फील करके उसे हटा देती है। वीरा उसकी टेक्निक से इम्प्रेस हो जाती है। ओलिवर को तब रियलाइजेशन होता है कि नानाओ की तलवार उसकी बॉडी का एक इनसेपरेबल हिस्सा बन चुकी है। फिर दोनों मिलकर फ्लेमा का यूज करके वीरा पर अटैक करते हैं, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता है। तब ओलिवर नानाओ के साथ एक प्लान बनाता है। वो अपने जादू का यूज करके नानाओ को वीरा के पीछे भेज देता है, जबकि वो स्पेल से वीरा का ध्यान भटकाता है। नानाओ पीछे से वीरा पर अटैक करती है, लेकिन तभी ओलिवर नोटिस करता है कि वीरा का लेफ्ट हैंड पर भी बेसिलिस्क आई है। नानाओ भी उसे देख लेती है और गेस करती है कि उसका कर्स लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। फिर उसे समझ में आता है कि उसकी तलवार को लाइट से भी तेज चलना होगा। वो कर्स की स्ट्रीम को काटती है और अटैक होने से पहले ही वीरा का लेफ्ट हैंड भी काट देती है। वीरा तो शॉक में आकर एकदम बेहोशी हो जाती है। ओलिवर को रियलाइज होता है कि नानाओ को खुद नहीं पता कि उसने क्या किया है, लेकिन उसका अटैक एकदम परफेक्ट स्ट्राइक था। ये एक नया 7th स्पेल ब्लेड हो सकता है। ओलिवर फिर वीरा के घाव को अपने मैजिक से हील करने लगता है, क्योंकि उनका इरादा उसे मारने का नहीं था। फिर नानाओ ओलिवर से विक्ट्री किस के लिए रिक्वेस्ट करने लगती हैं, लेकिन उसी वक्त एल्विन और कार्लोस वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों तो शॉक ही हो जाते हैं देखकर कि ओलिवर और नानाओ ने वीरा को खुद से हरा दिया है। वो बताते हैं कि उन्हें कोई अननोन टिप मिली थी, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। फिर वो केटी को वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ओलिवर और बाकी लोग केटी को समझाते हैं कि वीरा एक्चुअली उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसके साथ काम भी करना चाहती थी। केटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो वीरा सालों में भी नहीं कर पाई थी। उसने ट्रोल को बोलना सिखाया। अब क्योंकि ट्रोल इकलौता बोलने वाला क्रिएचर है, वो एक यूनिक स्पीशीज बन गया है और स्कूल उसे अब हटा नहीं सकता है। ये सुनकर केटी खुश हो जाती है और ओलिवर को थैंक यू किस दे देती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वीरा ने क्या किया, वो खुश है कि सब जीत गए। केटी डिसाइड करती है कि वो वीरा से डायरेक्टली बात करेगी और जो कुछ भी वो फील करती है वो सब उसे बता देगी, और उनका रिलेशन आगे कैसे चलेगा वो दोनों डिसाइड करेंगे। ओलिवर भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो केटी को प्रोटेक्ट कर पाया। यहाँ पर केटी यूजुअल अपने काइंड नेचर में ही रहती है। कुछ दिन बाद डेरियस ओलिवर को बुलाता है क्योंकि वो उससे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। डेरियस बताता है कि वो एक स्टूडेंट का रिसर्च रिकवर कर रहा है। यूजुअली तो वो ऐसे काम असिस्टेंट्स को ही देता है, लेकिन ये स्टूडेंट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसरे लोग जब उसके रिसर्च के करीब गए तो वो मारे गए। डेरियस को काफी मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा, जिनमें से हर एक गरुड़ा से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डेरियस ने उन्हें आसानी से हरा दिया। रिसर्च साइट पर डेरियस बताता है कि वहाँ पर एक पोर्टल है जिससे सब मॉन्स्टर्स आए थे। मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को भी खाया और जिन्हें डेरियस ने मारा वो लास्ट बचे हुए थे। डेरियस फिर पोर्टल को क्लोज कर देता है। इधर ओलिवर को पक्का शक हो जाता है कि डेरियस को पता था कि ट्रोल के साथ क्या हुआ था, और इसीलिए तो वो ट्रोल को जल्दी मारना चाहता था ताकि सारे सबूत मिटा सके। ओलिवर को और भी एविडेंस मिलता है कि डेरियस ने वीरा को डेमी ह्यूमंस के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व किया था। वो चाहता था कि वीरा उन पर रिसर्च करे, उनका दिमाग खोले और उन्हें कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे। वीरा ने ये सब डेरियस के कहने पर ही किया था, लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट भी था। वो साइंस और एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ओलिवर को अब पूरा डाउट हो जाता है कि डेरियस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके मोटिव्स काफी शेडी हैं और उसके एक्शन डायरेक्टली इनोसेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ट्रोल के केस में भी डेरियस उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझता था, ना कि एक जिंदा इंसान जैसा जीव। डेरियस के इतना बोलते ही अचानक से वहाँ की कंडीशन कुछ सस्पेंस और थ्रिलिंग हो जाती है, जब हम ओलिवर को अभी तक के सुपर सीरियस रूप में देखते हैं, जहाँ पर वो डेरियस से गुस्से में एकदम नफरत भरी आवाज में पूछता है कि आप 1525 की रात मार्च 8 को कहाँ पर थे। इतना सुनते ही एक पल के लिए डेरियस के फेस का कलर ही उड़ जाता है, लेकिन फिर वो एक हल्की सी मुस्कान से बोलता है जब उसने ओलिवर को फर्स्ट टाइम देखा था उसे उसी दिन उस पर शक हो गया था कि हो ना हो जरूर ओलिवर उसी का बेटा है। डेरियस अपनी स्वॉर्ड निकालकर ओलिवर पर अटैक करते हुए बोलता है कि
उस औरत के बेटे को तो इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। और हम अब ओलिवर को देखते हैं जो कि उस अटैक को डोज नहीं कर पाता है, लेकिन अगले ही पल वो एक अलग ही डायमेंशन में खुद को समन कर लेता है, जहाँ पर वो टाइम को 2 सेकंड के लिए रिवाइंड करके उस अटैक से बचने की सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता था। यहाँ पर ओलिवर ये रिवील करता है कि उसके पास भी 7th स्पेल ब्लेड में से एक द 4th स्पेल ब्लेड एंगुस्टाविया है, जिसकी हेल्प से वो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सभी पॉसिबिलिटीज को देखकर एक बेस्ट पॉसिबिलिटीज चूज कर सकता है और किसी भी अटैक को डॉज करके उसका बेटर अटैक प्लान कर सकता है। लेकिन जितनी देर में डेरियस कुछ समझ पाता उतनी देर में ओलिवर डेरियस को एक भयानक स्केयर दे देता है, जिससे डेरियस बिल्कुल हिल भी नहीं पाता है। डेरियस अब जमीन पर घायल पड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा शौक उसे इस बात से लगता है कि ओलिवर के पास भी वही स्पेल ब्लेड है जो उसकी मोम के पास था। मगर ओलिवर उसकी इस बात को कोई जवाब ना देते हुए उससे बोलता है, आज बदले की रात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात उन 7 लोगों ने मिलकर मेरी मोम को मारा था, उसी तरीके से आज मैं अपने बदले की शुरुआत तुझे मार कर करूंगा। और यह सब बोलते हुए उसकी आंखों में जो गुस्सा और रेज था वो किसी की भी रूह को कपाने के लिए काफी था। इसके बाद वो डेरियस को इलेक्ट्रिक शॉक से तब तक टॉर्चर करता रहता है जब तक कि वो उसके उस घमंड को चूर चूर ना कर दे और वो अपनी जान की भीख ना मांगने लग जाए। ओलिवर उसे तब तक नहीं मारता है जब तक डेरियस पूरी तरीके से मरने वाली हालत में नहीं आ जाता। और यहीं पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ पर ओलिवर के मोम पर 6 लोग इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक भी एक बार नहीं 126 बार। और उसके बाद भी उसकी मोम ने हार नहीं मानी थी, वो उन 6 लोगों से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गई थी। तभी टाइम वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सिर्फ 57 इलेक्ट्रिक शॉक में डेरियस की हालत मरने लायक हो जाती है और तभी ओलिवर उसका सर काट के अपना बदला पूरा कर लेता है। ये सब हम देख ही रहे थे कि तभी ओलिवर के दोनों कजिन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ ही कुछ और भी लोग ओलिवर को अपने किंग की तरह ट्रीट करते हैं। और ओलिवर भी उनके सामने डेरियस का एग्जाम्पल दिखाते हुए बोलता है कि आज मैंने उन 7 लोगों में से एक को तो मार दिया है और अब उन बाकी के लोग वेनेसा एल्डिस, फ्रांसिस, गिलक्रिस्ट, एनरिको, फोर्ग हैरी, डेमिट्रियो, एरिस्टाइड्स, बेल्डिया और वो आखिरी इंसान जिसने अपने हाथों से उसकी मोम को मारा था, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस एमेरल्ड, इन सबको मारकर अपना बदला जरूर पूरा करेगा और ये उसका वादा है।